नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91 योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे, जिसमें राकेश झुंझुनवाला का 8 to 9% स्टेक है। लेट्स बिगिन। Quick disclaimer, none of the content here is supposed to be taken as a buy or sell recommendation। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें। स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर हम देखें 2006 से प्रेजेंट तक तो ख़राब रहा है। इफ़ यू सी दी सेल्स स्टॉक प्राइस के कारण रिटर्न ऑन इक्विटी दे आर सब पार बिलो पार। प्रॉफिट जो है रीसेंट टाइम के वजह से 3 and 5 years में ठीक डिसेंट है, बट ओवर 10 years पीरियड इट इज़ बैड। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इज़ इनटू ईपीसी। ईपीसी इज़ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली ये प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है। पहले आपको एक प्रपोजल मिलेगा फ्रॉम ओनर या स्पॉन्सर, जिनको कि वो कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट का काम है। तो वो बिड आप बिड करते हैं उस प्रपोजल के लिए, एंड सब कोई बिड नहीं कर सकता है। यू यू हैव टू बी एलिजिबल टू बिड। तो उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होते हैं हर एक प्रपोजल का। तो आप अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो यू कैन बिड। तो जनरली जो फुलफ़िल करते हैं क्राइटेरिया और जो सबसे कम पैसा बिड करते हैं उन्हीं के हाथ में प्रोजेक्ट जाता है। अब क्योंकि आपने सबसे कम कॉस्ट पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का बिडिंग किया है, तो आपका जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है, एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन का एक टाइम पीरियड भी फिक्स हो जाता है। तो अभी एज एन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर और ईपीसी कंपनी, वो पूरा का पूरा headache of completing the project on time with the least amount of budget that you have promised, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर आता है, जिसको कि लमसम टर्न की बोलते हैं। तो अब क्योंकि आप बहुत कम पैसों में पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मार्जिन्स कम रहेंगे। अब ये मार्जिन्स इसलिए कम रहते हैं क्योंकि आप खुद सीमेंट मैन्युफैक्चर करके बिल्डिंग नहीं लगा रहे हो, आप खाली कॉन्ट्रैक्टर हो। तो आप सीमेंट बनाने वाले कंपनी या वेंडर के पास जाएंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर आप मैनुअल लेबर के लिए एक और वेंडर को जाके सब कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो ऐसे आप वो जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए उन सब का कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आप ईपीसी करेंगे। एक बार ये ख़त्म हो गया तो उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करना होता है, जिसके लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट निकलता है। तो that is also a viable business। ऑपरेशन मेंटेनेंस रिलेटिवली ईजियर रहता है दैन योर ईपी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो ही कंपनी को एक्शन लेना पड़ता है। तो ये तो हो गया बिजनेस का जनरल नेचर के बारे में। अभी आते हैं इनके कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो पे। So they make building, road, water and environment related construction, electrical, irrigation, mining, railway and other international and other business। तो इनका मैक्सिमम क्लाइंटल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है। अगर हम इनका ऑर्डर बुक कंपोजिशन देखें फॉर दिस ईयर, तो बिल्डिंग्स कंट्रीब्यूट 50%। तो इन्होंने इतने सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो रखा है टू मिटिगेट रिस्क इन वन डोमेन, बट अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग कंट्रीब्यूट्स 50%, तो वहाँ रिस्क थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ रिस्क की बात करें फ्रॉम द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो बोलते हैं कि 100 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च करने का प्लान किया था बाय FY24 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विच इज़ 7 to 8% ऑफ योर GDP। बट अभी से ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा 5% के आसपास है। तो इट इज़ सिग्निफिकेंटली लेस देन 7 to 8%, एंड दिस इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। अगर हम इनके रिस्क एंड कंसर्न्स का एनालिसिस करें तो पॉलिटिकल रिस्क, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर क्लाइंट इज स्टेट गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ही चेंज हो जाता है तो इट कुड लीड टू इश्यूज। कंपटीशन रिस्क, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन नीश सेगमेंट। तो क्योंकि ये इनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्पीट इन विद अ कॉम्पिटिटर जो कि सिर्फ रोड्स बनाते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन है उसमें, तो इट्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट। ऑपरेशनल रिस्क, क्योंकि वो लमसम टर्नकी में टाइम कंस्ट्रेंट एंड बजट कंस्ट्रेंट है,
दे हैव टू मेक श्योर कि वो बेस्ट वेंडर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स को सेलेक्ट करें जो कि कम पैसों में और सही समय पे पूरा प्रोजेक्ट बना के दे। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो फाइन वाइन लगता है, काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। मार्केट रिस्क, बिडिंग प्रोसेस जीतना बहुत मुश्किल काम है एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। वर्किंग कैपिटल रिस्क, प्रोजेक्ट का अगर डिले हो गया या कॉस्ट ओवररन हो गया तो लिटिगेशन एंड लीगल इश्यूज हो सकता है। बाकी साइबर सिक्योरिटी रिस्क, स्टैंडर्ड आईटी रिस्क जिसको कि वो मोर सिक्योरिटी के साथ मिटिगेट कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो इनका सेल्स बहुत पुअर रहा है एक्सेप्ट फॉर 2009, 14, 18, ऑल अदर ईयर्स हैव लेस देन 10 एंड सम हैव इन नेगेटिव। ROE ROC 15 के नीचे है। दीज आर नॉट गुड नंबर्स। अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो देयर इज़ वेरी हाई डिफरेंस बिटवीन द टू। अगेन दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन। रॉ मटेरियल, क्योंकि कंपनी खुद सीमेंट नहीं बनाता है, खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, इट्स एन EPC कॉन्ट्रैक्ट, सो रॉ मटेरियल कॉस्ट डज नॉट इम्पैक्ट इट सेल्स सिग्निफिकेंटली, बट हाउएवर हियर इट इज़ अराउंड 40%, so this is okay, this is not an issue. If you look at net profit margin and other income, तो other income जो है it went as high as 3,500, otherwise also it is close to 100%, 500% एक्सेट्रा। और नेट प्रॉफिट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है एंड जो रेड लाइन नीचे दिख रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज़ जस्ट 2 to 4%। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका बिडिंग प्रपोजल विन करने का क्राइटेरिया ही लो बजट है, तो 2 to 4% प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेफर थिन मार्जिन्स, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ROCE, ROE एंड EPS का ग्रोथ देखें तो EPS का ग्रोथ मोस्टली नेगेटिव रहा है एक्सेप्ट FY 14 एंड 17, so that is not good. ROE ROC is less than 15 most of the years, again not good. अगर हम इनका टोटल बैलेंस शीट का एनालिसिस करें तो कैपेक्स 38% है, इंटरेस्ट इज़ 58, मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है। डिविडेंड इज़ ओनली 4%, डेट इज़ 48%, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज़ ओनली 7% एंड इक्विटी इज़ 45%. These are not very good numbers moving forward. नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो इसका जो एसेट है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड अदर डिवाइसेस के थ्रू रहता है, तो दिस इज़ नॉट अ राइट मेट्रिक टू एनालाइज फॉर ए EPC कंपनी, बट इफ़ यू जस्ट सी इट नेवरदलेस नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो ठीक ठाक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए, 2019 तक इंक्रीजिंग था, स्लाइटली घटा है फ्रॉम ऑलमोस्ट 9 या 10 days to 9 या 10 to 6, so it's still better than the other metrics. डेट एंड इक्विटी, डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी का रेशियो 50% के ऊपर रहा है, ऑल्दो इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 200% to 50, इट इज़ स्टिल वेरी हाई एंड नेचर ऑफ बिजनेस ये ऐसा है कि कंपनी पे कर्जा हैवी रहेगा, सो नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, बट दिस इज़ अ बिग चैलेंज और अ बिग प्रॉब्लम जो कि हम आगे देखेंगे। रिसीवेबल डेज, सो दो इट वेंट ऑल द वे अप टू 200 days एंड इट हैज़ कम डाउन टू 100, मतलब इनको 200 दिन से 100 दिन लगता है टू कलेक्ट मनी फ्रॉम इट्स वेंडर्स, फ्रॉम द ओनर्स, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग आइदर, थोड़ा ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, फ्री कैश फ्लो जो है यहाँ पे इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो द ग्रीन लाइन, बट इट्स एक्चुअली 100%, क्योंकि आप देखिए FCF एंड CFO बराबर है। नाउ फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस योर कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करता है इसलिए इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई वी सी दैट फ्री कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बराबर है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ फैंटास्टिक या फिनोमिनल, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि उनको कैपेक्स करने का ज़रूरत नहीं है। सो इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहता तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहते, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरिंग इन ट्रेंड, इसीलिए दिस इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट।
अब समझते हैं इसका कोर इशू क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल इशू. सो आई गॉट दिस फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग. बाय द वे इसका क्रेडिट रेटिंग घटाया गया है फ्रॉम ए टू ए माइनस. दैट्स अगेन अ नेगेटिव पॉइंट. सो बेसिकली इनका अनबिल्ड रेवेन्यूज़ है 650 करोर्स का, रिसीवेबल्स है 687 करोर्स का, एंड 306 करोर्स का रिटेंशन मनी पेंडिंग है आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स से. दूसरा येलो लाइन देखें तो एनी फर्दर डिले in resolution of stuck money in AP beyond FY 2021 का Q1 would adversely impact liquidity position of company. This is what the credit rating agency has said. So clearly it has got working capital cycle issue and ये distributable नहीं है, and nature of business ऐसा है. So it is not a very lucrative business, and stock का जो प्राइस है वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनीज के काफ़ी सारे इश्यूज हैं. Lastly, if we do a total analysis, तो I have just summarized what we have discussed. Unfortunately आप क्विकली नीचे देखेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव पैरामीटर्स इज 0. कुछ भी गुड या अमेजिंग नहीं है, सब कुछ एवरेज है या बैड है. तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई वुड स्ट्रांगली स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक. नाउ टॉकिंग अबाउट वाई राकेश झुंझुनवाला हैज़ इन्वेस्टेड. सो गाइस, हर इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग रहता है. जैसे आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. मेरा चैनल का मोटो ही है वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म. तो अगर मैं अगले 10 15 20 साल में पैसा बनाना चाहता हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी कंजर्वेटिव एंड वेरी चूज़ी कि सबसे बढ़िया कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करूँ जिसके फंडामेंटल्स मेरे को सही लगते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई एम हाईली रिस्क अवर्स एंड मैं इस पर नहीं पैसा डालूँगा. बट राकेश झुंझुनवाला इज़ अ रिस्क टेकर एंड वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है. डेफिनेटली उनको कुछ ऐसा इंसाइट होगा जिसके वजह से उन्होंने इसमें पैसा डाला है. बट वो इंसाइट क्या है, क्यों डाला है, डज ही नो समथिंग विच अदर पीपल डोंट नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और इन स्पेसिफिक NCC's रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मुझे नहीं पता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न I don't have conviction, so I would recommend to stay away, और rather मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूँगा. तो अगर आप में से कोई इन्वेस्टेड है तो डू मोर ड्यू डिलिजेंस एंड रिसर्च. प्रॉब्ली आप राकेश झुंझुनवाला के कुछ इंटरव्यूज़ देख सकते हैं या कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि वाई ही हैज़ इन्वेस्टेड इन NCC. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.